हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरज एंड वेलकम टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ मैटलैब थिंग्स। यह वीडियो बेसिक्स ऑफ मैटलैब सीरीज के चैप्टर 2 का पार्ट 5 है, जिसमें हम मैटलैब के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि मैट्रिक्स जनरेशन में यूज होते हैं, और साथ ही कुछ स्पेशल मैट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। ये कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं मैटलैब में मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए, जो स्पेशल मैट्रिक्स जनरेट करता है। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं लाइब्रेरी में मैटलैब की। तो एक हमें सबसे पहला एक फंक्शन दिख रहा है, आई फंक्शन। ठीक है, ये यूज होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं। डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आई मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसका फंक्शन है आई, और इसका इनपुट देखो दो तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट में जो मैं सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करूं इसमें, जैसे मैंने लिखा 3, तो ये हमें एक 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट करके देगा। ठीक है, अभी इसमें मैंने कोई आउटपुट वेरिएबल यूज नहीं किया है, तो आप किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो, जैसे a इक्वल टू इस तरीके से। तो हमें रिजल्ट में मिलेगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनली एलिमेंट्स 1 है और बाकी एलिमेंट्स 0 है। ठीक है, तो इसमें हमने सिर्फ एक पैरामीटर पास किया है 3, तो इसने जनरेट किया 3 रोज और 3 कॉलम्स का एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें जो मैं दो पैरामीटर्स पास कर दूं, जैसे मैंने लिखा 3,2। ठीक है, तो फर्स्ट जो इनपुट है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड इनपुट नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो m क्रॉस n हो गया ये। ठीक है, तो अब हमें 3 रोज और 2 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स मिलेगा, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है और बाकी एलिमेंट्स 0 है। ठीक है ना, अब इसमें ये पोर्शन मिल गया एक तरीके से। तो इसमें तो भाई ये वाला पोर्शन तो है नहीं, तो सिर्फ इतना ही दो ही एलिमेंट्स 1 होंगे। तो आप जितना मर्जी पढ़े उस डायमेंशन का डायगोनल एलिमेंट्स यूज करते हुए, जो भी डायमेंशन आपको चाहिए, ठीक है, बस उतना बड़ा आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जो सिंगल पैरामीटर पास करोगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, और आप दो पैरामीटर्स पास करोगे तो वो हो जाएगा इनपुट नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। सेम वे ये दो तरीके हैं हमारे पास, m क्रॉस n या n। सेम वे हमारे पास दूसरा फंक्शन है जीरोस। जीरोस फंक्शन क्या करेगा, हमेशा एक नल मैट्रिक्स क्रिएट करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जीरोस, ZEROS। अब सेम वे जैसा हमने आई में किया था, जो मैं सिर्फ एक पैरामीटर पास करता हूं तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और जो मैं दो पैरामीटर्स पास करता हूं तो वो हो जाएगा रो और कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है DIAG फंक्शन। तो ये है हमारा डायगोनल फंक्शन, DIAG फॉर डायगोनल। तो इसका क्या है, एक इनपुट है मैट्रिक्स। आप एक मैट्रिक्स इसमें पास करो तो उस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स ये आपको रिटर्न में शो करेगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं एक जीरो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेता हूँ। ठीक है, हम इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट्स का 5x5 का एक हमारे पास ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैं जो इसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स निकालना चाहता हूँ, एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ किसी भी मैट्रिक्स का, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी एक आउटपुट हमने ले लिया d आउटपुट वेरिएबल, और DIAG फंक्शन, और इनपुट हो गया ये हमारा मैट्रिक्स। तो आउटपुट में क्या मिला हमें, एक इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स रिटर्न आ गए इसके। ठीक है, ठीक है, अब जैसा हमारे पास ये जीरोस फंक्शन था, सेम हमारे पास एक और फंक्शन है जो हमें यूनिट मैट्रिक्स देगा। यूनिट मैट्रिक्स मींस सारे एलिमेंट्स जिसके 1 होंगे। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है वंस। जैसे ये जीरोस है वैसे वो वंस है, तो आप लिख सकते हो C इक्वल टू ONES, और एक पैरामीटर तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और दो पैरामीटर तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स।
अभी तक ये जो फंक्शंस थे हमारे पास, ये वंस है, जीरोस है, या आई मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या है, ये बड़ा फिक्स सा आउटपुट है कि भाई या तो डायगोनल एलिमेंट्स वन होंगे, या तो सारे एलिमेंट्स वन होंगे, या तो सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। अब मैं एक ऐसा फंक्शन बता रहा हूँ जिससे हम एक रैंडम मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं। रैंडम मैट्रिक्स मींस उसके सारे एलिमेंट्स रैंडमली सेलेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है RAND फॉर रैंडम, ठीक है। ये दोनों फंक्शंस हम सेम वे दोनों दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए तो सिंगल पैरामीटर पास करो, या तो हम पहले से डिफाइन करके बताएंगे भाई कितने रोज और कितने कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यूज करते हैं E इक्वल टू RAND रैंडम, और जो मैं इस पे 3 इनपुट इसका पास करता हूँ तो मुझे एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये नंबर्स आए हैं, ये आप ध्यान से देखो, जो मैं अगली बार सेम कमांड फिर से रन करता हूँ तो हर बार मुझे डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना, अलग अलग रैंडमली ये डेटा जनरेट हो रहा है, रैंडम डेटा है, ठीक है। लेकिन ध्यान दो कि ये सारा का सारा जो डेटा है, ये डेसिमल वैल्यूज है, 0 से 1 के बीच का डाटा है, सिर्फ और सिर्फ 0 से 1 के बीच, है ना। वन ना तो ये 0 है ना तो ये 1 है, उनके बीच का डेटा है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमें सिर्फ ऐसा ही डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। इससे आपको इंटीजर वैल्यू नहीं मिलने वाली, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेसिमल वैल्यूज मिलेंगी, वो भी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। अब आप इससे चाहो तो रैंडम अरे भी बना सकते हो, चाहो तो हम सिर्फ 1x5 करेंगे तो एक रो वेक्टर बन गया, या मैं 5, 1 करूंगा तो एक कॉलम वेक्टर बन जाएगा रैंडम, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन सिर्फ इतनी है, इसकी लिमिटेशन ये है कि इसमें जो वैल्यू है वो एक डेसिमल वैल्यू है जो 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता है। जो नंबर सिर्फ वही नंबर्स यहाँ पे आएंगे, लेकिन मुझे जो इंटीजर टर्म्स चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए, मैं रैंडमली कुछ इंटीजर नंबर्स का मैट्रिक्स जनरेट करना चाहता हूँ, तो इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे इसी फंक्शन में, रैंड आई, तो रैंडम आई फॉर इंटीजर, ठीक है। अब इसमें हमारे पैरामीटर्स जो यूज करना है वो अब बदल जाएगा, अभी तक जिस तरीके से हम यूज कर रहे थे अब वैसा नहीं होगा। इसमें जो पहला इनपुट है इस फंक्शन का, वो बताएगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो आपका सिलेक्शन है रैंडम नंबर्स का, उसमें मैक्सिमम मैं किस इंटीजर तक की वैल्यूज को रैंडमली सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा 5, तो अब ये क्या करेगा कि 0 से लेके 5 तक का कोई भी इंटीजर ये सेलेक्ट करेगा, 5 से ज्यादा इंटीजर वैल्यू सेलेक्ट नहीं करेगा रैंडम सिलेक्शन में, ठीक है। इसके बाद सेकंड पैरामीटर जो मैंने दिया सिर्फ 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3x3 का मैट्रिक्स जनरेट करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर है इसका मैक्सिमम वैल्यू, आई मैक्स मतलब मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू, और सेकंड पैरामीटर क्या है इसका, साइज, साइज ऑफ द मैट्रिक्स। तो साइज ऑफ द मैट्रिक्स जो आप जो सिर्फ सिंगल पैरामीटर पास करोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैं जो सिर्फ इतना ही इसमें फंक्शन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ तो मुझे एक मैट्रिक्स ऐसा मिलेगा। अब इसमें देखो जो भी रैंडम डेटा है वो अप टू 5 है, ठीक है। और डायमेंशन क्या है मैट्रिक्स का, 3x3। अभी मैं इसी फंक्शन को फिर से रन करूंगा तो देखो अब फिर से 5 से ज्यादा कोई डेटा नहीं है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, 5 से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अभी मुझे जो 3x5 चाहिए, ठीक है, तो मैंने एक और पैरामीटर पास कर दिया है इसमें, ठीक है ना, ओके। तो अब क्या हो गया डायमेंशन 3x5, लेकिन जो हमारा डेटा है वो अप टू 5 ही है। अब जो मुझे 5 से ज्यादा चाहिए, मैं चाहता हूँ कि 10 तक मिले, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट पैरामीटर चेंज कर दूंगा, अब ये 10 तक के रैंडम नंबर्स आएंगे इसमें, ठीक है ना, मेरे समझ में। लेकिन अभी मैं ये भी डिफाइन करना चाहता हूँ कि मिनिमम वैल्यू भी क्या रहे। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो 1 से 10 तक ही डेटा आ रहा है, या 1 से लेकर 5 तक ही आ रहा है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि 5 से 10 तक के ही सिर्फ नंबर सेलेक्ट हो रैंडमली, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, एक मिनिमम वैल्यू भी चाहिए और एक मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए। लिमिट्स, मुझे दो लिमिट्स चाहिए, आई मैक्स और आई
मिन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और पहले आप बताओ मिनिमम और फिर बताओ मैक्सिमम। क्लियर? फर्स्ट पैरामीटर एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपने कॉमा फिर से जैसे यहाँ पे किया था वैसे जो आपने यहाँ पे कॉमा दे दिया, तो जो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ जैसे, तो क्या होगा ये तो इसको तो नंबर ऑफ रो समझ लेगा ना इसे। सेकंड पैरामीटर क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ रो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। तो अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो पैरामीटर है ये सिंगल पैरामीटर हो गया। ठीक है, और इसके दो इनपुट हो गए, फर्स्ट हो गया मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है ना, आई बात समझ में? ये देखो, तो बस ये जो फंक्शंस हैं उनका सिंटेक्स याद होना चाहिए, और बहुत ही इजी वे में मैटलैब के अंदर अंदर हम मैट्रिक्स रैंडमली जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक इंटीजर वैल्यू के लिए और एक नॉन इंटीजर टर्म्स के लिए, रैंडम जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब ये जो दो पैरामीटर्स हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, या तो आप इन्हें इसी तरीके से पास करो, या तो आप चाहो तो इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, सिंटैक्स याद रखें तो इजीली इन्हें यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो मैटलैब में जो आप फंक्शन प्रोग्रामिंग चालू करोगे तो ये डे बाय डे के टास्क में यूज होने वाली चीज़ें हैं, जो हर कभी भी यूज आएगा, ये हमेशा यूज आते हैं ये फंक्शंस, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं ये फंक्शंस। ठीक है, ओके। अब ये कुछ स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स होते हैं जो हम देखने वाले हैं अभी, जैसे मैथ्स, ये एक्चुअली कुछ मैथमेटिकल मैट्रिक्स हैं, एक्चुअली मैथ्स में यूज होती हैं ये, या स्पेशल कोई ऑपरेशन है उसमें ये कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इन मैट्रिक्स की, तो इनके लिए स्पेशल प्री डिफाइंड फंक्शंस है। जैसे हिल्बर्ट मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होती है, तो हिल्बर्ट मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स होता है, अब ये ध्यान दो। ठीक है ना, कुछ ऐसा आउटपुट होता है हिल्बर्ट मैट्रिक्स का। तो हिल्बर्ट मैट्रिक्स आप जो विकिपीडिया में देखोगे तो इसका फॉर्मूला ऐसा है, इस फॉर्मूले से इसके सारे एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के जनरेट होते हैं, मतलब एच आई जे इक्वल टू 1/i+j-1। यहाँ पर आई और जे क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज और कॉलम्स का पोजीशन। जैसे फर्स्ट पोजीशन क्या होता है, 1 1 होता है। ठीक है ना, तो H11 फर्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा, 1+1 - 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, 1 2, तो 1+2 - 1, तो ये 1/2 हो जाएगा, फिर 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। सिमिलरली ये सारे एलिमेंट्स इस फॉर्मूले से डिफाइन होते हैं, तो ये स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स है जिसे हिल्बर्ट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हमेशा स्क्वायर फॉर्म में ही रहेगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब जो हम इस मैट्रिक्स को मैटलैब के अंदर जनरेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल है HILB, और इसका एक ही इनपुट होगा n। ठीक है, तो जो हम इसे यहाँ पर देखें तो a = HILB। ठीक है, और मैंने किया 3। ठीक है, तो मुझे क्या, ये हिल्बर्ट मैट्रिक्स का आउटपुट हमारे पास जनरेट हो गया आ गया। ठीक है ना, जो मैं इसको लिखूंगा 5, तो हमें 5x5 एक हिल्बर्ट मैट्रिक्स आउटपुट में आ जाएगा। ओके, अब इस मैट्रिक्स का जो मुझे इनवर्स मैट्रिक्स चाहिए, इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास फंक्शन है INV HILB, इनवर्स हिल्बर्ट। सेम वे, तो जो आपका हिल्बर्ट मैट्रिक्स है उसका इनवर्स मैट्रिक्स हमें एज आउटपुट मिलेगा। तो हमारे पास ये HILB है ही, INV हम इसमें और लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इस मैट्रिक्स का जो अभी ऊपर मैट्रिक्स ये दिख रही है, इसका ये इनवर्स मैट्रिक्स आ गया। इसी तरीके से हमारे पास एक मैजिक स्क्वायर होता है। ठीक है, ये मैजिक स्क्वायर होता क्या है ये समझने के लिए हमारे पास एक मैजिक फंक्शन है मैटलैब के अंदर, तो ये हमें मैजिक स्क्वायर मैट्रिक्स जनरेट करके देगा। ठीक है, तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलने वाली है इस पे आउटपुट में। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, B = मैजिक, और
जो मैं इस पे लिखूं 5, तो मुझे एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स जनरेट होके मिल गया। अब इसमें मैजिक क्या है भाई, ये कोई रैंडम मैट्रिक्स नहीं है। जितनी बार भी मैं सेम कमांड प्रेस करूंगा मुझे सेम ही आउटपुट मिलने वाला है, ये रैंडम जनरेशन नहीं है। इसमें मैजिक ये है इस स्क्वायर में कि इसके आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम या डायगोनल एलिमेंट्स को जो आप ऐड करोगे तो हमेशा सेम समीशन मिलने वाला है, सेम आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, और इजीली समझने के लिए हम एक 3x3 का मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये 3x3 का एक मैजिक मैट्रिक्स है, मैजिक स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें ऐड करके देखो आप, किसी भी रो या किसी भी कॉलम या किसी भी डायगोनल, जो हमारे डायगोनल्स हैं उनको भी ऐड करोगे तो एक ही आउटपुट मिलने वाला है, सबका समीशन सेम है, कॉमन समीशन है। जैसे फर्स्ट रो को ऐड करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा 15, जो फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 15, सेकंड ये भी 15 है, रो वाइज ये भी 15 है और ये भी 15 है, डायगोनल एलिमेंट्स भी 15 है। ठीक है ना, तो ये मैजिक स्क्वायर कहलाता है, जिसमें कि सारे कॉलम्स रोज और डायगोनल एलिमेंट्स का एक ही समीशन रिजल्ट आता हो, मतलब उनके जो सम होगा उन एलिमेंट्स का जो सम वो कॉमन होता है, इसे कहते हैं मैजिक स्क्वायर। ठीक है ना, तो मैटलैब में मैजिक स्क्वायर जनरेट करने के लिए सिंपल सा फंक्शन है मैजिक। ओके, सेम वे हमारे पास एक और मैट्रिक्स होता है मैटलैब में, मैटलैब में क्या मैथ्स में, जिसे कहते हैं पास्कल मैट्रिक्स। तो आई थिंक ये पास्कल ट्रायंगल तो पढ़ा ही होगा। तो ये जो पास्कल ट्रायंगल होता है उसी के एलिमेंट्स से ये पास्कल मैट्रिक्स बनता है। पास्कल ट्रायंगल में होता क्या है कि जैसे ये 1 है तो अगला जो एलिमेंट होगा वो प्रीवियस नोड के एलिमेंट्स का समीशन होता है। कैसे, ये 1 है, फिर इसके बाद आगे तो कुछ है नहीं, पहले प्रीवियसली कुछ नहीं, तो ये भी 1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, ये वाली, इस पे इसके पीछे क्या है, सिर्फ ये वाला कनेक्शन है तो ये 1 आएगा। ठीक है, अब ये वाले का आउटपुट क्या हो जाएगा, इन दोनों का समीशन 2, फिर इसका आउटपुट 1, फिर अगला क्या हो जाएगा, इन दोनों का समीशन 3, फिर इन दोनों का समीशन 3, इधर 1, फिर इनका एडिशन 4, इनका एडिशन 6, इनका एडिशन 4, डायगोनली 1, ऐसा एक सीक्वेंस चलता रहता है। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसी पास्कल ट्रायंगल से हमारा बनता है पास्कल मैट्रिक्स। पास्कल ट्रायंगल जनरेट करना है तो हमारे पास फंक्शन है पास्कल, इनपुट होगा एन। तो ये देखो 3x3 का ये पास्कल ट्रायंगल आ गया, ये कॉर्नर से आप ये डायगोनली 1 हो गए, और अगला एलिमेंट क्या होगा, इन डायगोनल्स का, इन एलिमेंट्स का एडिशन, तो इनका एडिशन क्या हो गया 3, इनका एडिशन क्या हो गया 3, इनका एडिशन क्या हो गया 6। ठीक है, इसी को आप इंक्रीज करो, ये हमारा पास्कल ट्रायंगल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, अब एक और मैट्रिक्स है इसी तरीके से हमारे पास, टॉयप्लाइट्स मैट्रिक्स। ठीक है, अजीब सा नाम है। तो ये मैट्रिक्स कैसी होती है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक रो या कॉलम वेक्टर होगा आपके पास। ठीक है, इनपुट इसका क्या होगा, रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर, उनके एलिमेंट्स को यूज करके ये मैट्रिक्स यहाँ पर बनती है। जैसे हमने एक वेक्टर क्रिएट कर लिया, तो मैंने एक वेक्टर बनाया a इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके, अब ये इसका इनपुट हो जाएगा, b इक्वल टू TOE, स्पेलिंग ध्यान दें, PLITZ। ठीक है, a, तो ये हमारा वेक्टर एक इनपुट है और इसके थ्रू एक ये मैट्रिक्स हमारे पास बन के आ गई। तो मैट्रिक्स में हो क्या रहा है आप देखो, फर्स्ट ये वही सीक्वेंस है जो हमारा इनपुट था, नेक्स्ट यहाँ पे 2 आया, फिर इसके बाद ये एक यहाँ से शिफ्ट हो गया ये मैट्रिक्स, तो 2, फिर 1 2 3 4, फिर ये नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 3, फिर ये हो जाएगा 3 के बाद यहाँ पे 2 1, और फिर यहाँ से ये रिवर्स ऑर्डर में चालू हो गया ये इस तरीके से डायगोनली आपको 1 मिलेगा, और ये मैट्रिक्स एक मिरर इमेज की तरह यहाँ पर डायगोनली हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी, ये एरिया और ये एरिया। ठीक है ना,
ये वाला ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल एक दूसरे का मिरर इमेज हो गया। ठीक है, सेम वे हमारे पास वंडरमॉन्ट मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको जनरेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है वंडर। इसका भी एक्चुअली जो इनपुट है ये एक जो सिंगल इनपुट है ये हमारा रो वेक्टर ही है। इसके लिए भी ऑपरेशन देखना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोई सा भी एक इनपुट आप देख लो। तो ये फर्स्ट एलिमेंट्स 1 रहेंगे, फिर उसके बाद जो भी आपका वेक्टर होगा उसके अकॉर्डिंगली उनका स्क्वायरिंग होती चली जाएगी। ठीक है, अल्फा वन का स्क्वायर, फिर ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, फिर अल्फा 2 होगा, फिर अल्फा 2 का स्क्वायर, फिर अल्फा 3 होगा, फिर अल्फा 3 का स्क्वायर। तो जैसे ए हमारे पास वेक्टर ऑलरेडी है, ठीक है, और इनपुट हो गया ए, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई। तो ये देखो आप, ये थोड़ा सा हमें जो यहाँ पर फॉर्मेट हमें दिख रहा था, यहाँ पर ये इस तरफ से है, रिवर्स ऑर्डर में है, मतलब ये फर्स्ट इधर है, फिर ये हमारे इनपुट्स हो गए कॉलम में। ठीक है, 1 2 3 4 5, अब इनका स्क्वायर, फिर ये जो है, फिर इनका स्क्वायर, फिर इनका स्क्वायर। तो ये स्क्वायरिंग हमारी बढ़ती जा रही है ना। जो हमें विकिपीडिया में देखने को मिल रहा है तो ये कैसा चल रहा है, ये हमारा स्क्वायरिंग जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, लेकिन मैटलैब में हमें जो आउटपुट मिलेगा वो राइट टू लेफ्ट मिलेगा। ओके, तो ऑर्डर का डिफरेंस है, बाकी जो प्रोसेस है वंडरमॉन्ट की उसी को ही फॉलो करते हुए ये मैट्रिक्स जनरेट होती है इस पे। तो इसी तरीके से एक और भी है, ये विल्किंसन मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में जो हमें मिलेगा आउटपुट वो विल्किंसन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का मैट्रिक्स हमें जनरेट होकर मिलेगा। तो ये विल्किंसन मैट्रिक्स क्या होती है, विल्किंसन मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता है, कुछ एक सिमेट्रिक ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है ना, और इसका एलिमेंट्स जो आप n7 बोलोगे तो इसमें कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ पैटर्न है इस मैट्रिक्स का जो फॉलो होता होगा। ठीक है ना, तो इसमें कुछ ऐसा ही यही वैल्यूज हमें जनरेट करनी है, तो आप इसको रैंडमली जनरेट नहीं कर सकते, ये कोई फॉर्मूला है या इनका ऑर्डर है जो ये फॉलो अप करता है विल्किंसन मैट्रिक्स। ठीक है ना, इस मैट्रिक्स को जनरेट करने के लिए हमारे पास डायरेक्टली इनबिल्ट फंक्शन है विल्किंसन। ठीक है, और इनपुट इसका क्या होगा, इसका ऑर्डर। जैसे हम इस पे इनपुट देंगे 7, तो हमें ये वही मैट्रिक्स जनरेट होके मिल रहा है जो यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। ठीक है ना, तो ये कुछ प्री डिफाइंड मैट्रिक्स फंक्शंस है, मैट्रिक्स स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैट्रिक्स जो यूज होते हैं स्पेशल पर्पस पे प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो है ये डायरेक्टली मैटलैब में जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट मैटलैब फंक्शंस, मतलब इनके लिए कोई अलग से कोई एफर्ट्स ही हमें नहीं लगाने, सीधे फंक्शंस को यूज करना आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी के साथ जो मैटलैब सीखना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मैं हूं नीरज। लेट्स थिंक अबाउट मैटलैब।